आज पुष्पा की शादी की सालगिरह है और सारिका सुबह से तैयारियों में पुष्पा का हाथ बटा रही थी। पुष्पा और सारिका अच्छी सहेलियां ही नहीं, एक अच्छी पड़ोसीने भी है। करीब साल भर पहले सारिका अपने पति मनोज के साथ फरीदाबाद के सेक्टर 16 की इस खूबसूरत सोसाइटी आनंद विले की टावर नंबर 7 में रहने आई थी। सुबह दूध के पैकेट अपने दरवाजे से उठाते समय पहली बार उसका पुष्पा से सामना हुआ था। पुष्पा उसी टावर में सारिका के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी। एक मीठी सी मुस्कान का आदान प्रदान और धीरे से गुड मॉर्निंग, यही थी उनकी पहली मुलाकात। मुलाकात का ये नन्हा सा बीज जल्द ही एक मजबूत दरख्त बन गया। दोनों ही उम्र के 30वें दशक में थी और दोनों के पति कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते थे, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत। जहां पुष्पा सरल, शांत और गंभीर व्यक्तित्व की स्वामिनी है, वहीं सारिका चुलबुली, चंचल और हर वक्त हंसने हंसाने वाली नटखट सी लड़की। विविधता में एकता जैसी उनकी यह दोस्ती दिनों दिन गहराती जा रही थी। इन दोनों महिलाओं के दिल की भांति इनके अपार्टमेंट भी जैसे नज़दीक आकर एक घर जैसे बन गए थे। दोनों बचपन की सहेलियों की तरह हर काम में एक दूसरे की मदद करती, या कहो कि सब काम मिलजुल कर करती, हर बात शेयर करती और सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती। पुष्पा ने अपना शादी की सालगिरह के मौके पर बिल्डिंग के पीछे बने बड़े से लॉन में अपने परिवारजनों और कुछ खास दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया था। उसका कहना था कि होटल में पार्टी देने से पार्टी में पर्सनल टच नहीं रहता, सब कुछ एक फिल्म के सेट जैसा लगता है और आप अपनी ही पार्टी में मेहमान जैसा महसूस करने लगते हैं। इसीलिए वह घर में दी जाने वाली पार्टियां ज़्यादा एंजॉय करती है। सारिका तैयार होकर अपने पति के साथ समय से कुछ पहले ही पुष्पा के घर पहुंच गई, ताकि लास्ट मिनट की तैयारियों में उसकी मदद कर सके। पुष्पा और सारिका की निगरानी में बने स्वादिष्ट भोजन और हल्के फुल्के खेलों ने पार्टी में रंग जमा दिया। पार्टी में हुई ढेर सी मस्ती और हंसी मजाक के बाद सभी मेहमान पुष्पा और उसके पति प्रकाश को धन्यवाद देते हुए लौट गए, लेकिन सारिका को पुष्पा ने यह कहकर रोक लिया, अरे चली जाना, कौन से दूर जाना है, जरा देर और बैठना। और फिर नौकरानी को 2 कॉफ़ी बनाने के लिए कहकर दोनों सहेलियां बालकनी में आ बैठी। कॉफ़ी के साथ गपशप करते हुए सारिका ने कहा, यार पुष्पा, अपनी शादी की एल्बम तो दिखा, शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, अरेंज थी या लव? आज शादी की सालगिरह के मौके पर मुझे तेरी शादी की पूरी आत्मकथा सुननी है। बहुत लंबी कहानी है यार, पुष्पा ने टालने के अंदाज में कहा। मुझे भी कहाँ जल्दी है, आज की पूरी शाम यूँ भी तेरे नाम थी, अब रात भी सही। सारिका आराम से कुर्सी के सामने रखे स्टूल पर पैर फैलाते हुए बोली, ठीक है, फिर फोटोज के साथ शुरू करती हूँ। कहकर वह अंदर जाकर एक छोटी सी फोटो एल्बम उठा लाई और सारिका को दिखाने लगी। फोटोज के देखकर सारिका को लगा कि शादी कुछ ज़्यादा ही साधारण तरीके से हुई थी। शादी में सिर्फ पुष्पा के माता पिता, भाई बहन और उसके पति प्रकाश की तरफ से सिर्फ उसकी एक मौसी दिखाई दे रही थी। दुल्हन ने एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी, ना कोई मेकअप, ना दुल्हन वाला कोई तामझाम, शादी जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। फोटो भी शायद परिवार के किसी सदस्य ने ही खींचे थे। पुष्पा के घर के दरवाजे पर खड़े होकर वर वधू दोनों एक दूसरे को अपने बगीचे की फूलों से बनी वरमाला पहना रहे थे। फिर घर के आंगन में ही बने छोटे से मंडप में हुए फेरों के कुछ फोटो थे। सारिका जानती थी कि प्रकाश और पुष्पा दोनों के ही परिवारों की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, फिर शादी इतनी साधारण तरीके से क्यों हुई? उसने पूछा। वो क्या है ना, हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई थी। पुष्पा थोड़ी असहज होकर बोली। वो क्यों? सारिका ने हैरानी से पूछा। क्योंकि प्रकाश को शादी की जल्दी थी। पुष्पा ने एक वाक्य में बात खत्म करते हुए नजरें चुरा ली। प्रकाश को शादी की इतनी जल्दी क्या थी?
कि वह ठीक से तैयार भी नहीं हो सका। उसने तुम्हें भी दुल्हन की तरह कोई साज श्रृंगार करने का भी वक्त नहीं दिया। सारिका ने पुष्पा की टांग खींची। प्रकाश के भाई और पापा प्रकाश की शादी उसकी भाभी की बहन से करवाना चाहते थे। वह लड़की बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर भी थी। पुष्पा धीरे धीरे प्याज की परतों की तरह खुलने लगी। ओह अच्छा, और प्रकाश तुझसे प्यार करता था, इसीलिए उसने अपने माँ बाप से छुपकर तुझसे शादी कर ली होगी। सारिका ने जैसे सारा मामला समझते हुए कहा। अरे नहीं यार, तू अपनी कल्पना की उड़ान को जरा ब्रेक तो लगा, हमेशा जल्दी में रहती है। अरे बुद्धू, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो प्रकाश ने शादी वाले दिन पहली बार देखा था। भाई, यह कहानी तो दिलचस्प होती जा रही है। अब तू जरा शुरू से सुना। सारिका ने आराम से पालथी मार कर बैठते हुए कहा। हाँ तो सुनो। बात यह थी कि प्रकाश की भाभी बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर खानदान की बेटी थी, लेकिन उसका व्यवहार प्रकाश की सीधी सादी माँ के साथ अनुकूल नहीं था। पुष्पा ने कहानी का सिरा पकड़ाते हुए कहा। अरे यार, अब तू आम के पेड़ पर अमरूद मत उगा। मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ और तू प्रकाश की भाभी के कसीदे पढ़ रही है। सारिका की हवाई घोड़े फिर दौड़े। थोड़ा सफ़र का भी मजा लीजिए जनाब, मंजिल तो आनी ही है। कहानी को जरा धीमी आंच पर पकने दे, धीरे धीरे सीखने दे, उसकी खुशबू को हवाओं में घुलने दे, फिर देख मजा। पुष्पा ने लंबी सांस लेकर जैसे खुशबू लेते हुए कहा। ठीक है, सुनाइए कथावाचक पुष्पानंद जी। सारिका ने हाथ जोड़े और दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर भोली सी सूरत बनाकर बैठ गई। हाँ तो भाभी के परिवार और अपने परिवार के रुतबे की समानता को देखते हुए प्रकाश के पिता ने वह रिश्ता तय किया था। उनका कहना था कि सास बहू के झगड़े तो हर घर में होते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि रिश्ते बराबर वालों में करनी चाहिए और हर नए जुड़ते हुए रिश्ते के साथ परिवार के सामाजिक और आर्थिक रुतबे में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन सब बातों में वे प्रकाश की माँ की भी नहीं सुनते थे। पुष्पा ने कहानी की पृष्ठभूमि बनाई। फिर क्या हुआ? सारिका ने अनमने भाव से पूछा। फिर एक बार जब प्रकाश छुट्टियों में हॉस्टल से घर आया तो उसने देखा कि वहाँ तो उसकी शादी भाभी की बहन से पक्की करने की बात हो रही थी। प्रकाश ने उस शादी से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता से नाराज होकर अपनी मौसी के गांव चला आया। सारिका को कहानी की खुशबू आने लगी थी, परतें खुल रही थी। मौसी के गांव ही क्यों, सारिका की दिलचस्पी बढ़ी, क्योंकि वह अपनी मौसी से बहुत अटैच्ड था। उसे विश्वास था कि मौसी उसकी बात जरूर समझेंगी। हमारा घर मौसी के घर के पड़ोस में था, पुष्पा ने बताया। फिर वहाँ पर प्रकाश ने हमारी पुष्पा को देखा होगा और देखते ही लट्टू हो गया होगा। सारिका ने फिर अपनी तान छेड़ी। अरे नहीं रे बाबा, जरा अपनी सोच के घोड़े को कुछ तो आराम दे, पुष्पा ने फिर टोका और सारिका बच्चे की तरह मुंह पर उंगली रखकर चुपचाप बैठ गई। हाँ तो जब प्रकाश ने अपनी प्रॉब्लम मौसी को बताई तो मौसी ने पूछा। अरे बेटा, तू मुझे ये बता कि तू भाभी की बहन से ब्याह नहीं करना चाहता है या फिर ब्याह ही नहीं करना चाहता है? पुष्पा ने मौसी का लहजा पूरी तरह अपने बातचीत में उतारते हुए कहा। मौसी, मुझे शादी तो करनी है, लेकिन करूँगा तब जब मुझे वैसी लड़की मिलेगी जैसी मैं चाहता हूँ, प्रकाश ने बताया। तुम्हें कोई लड़की पहले से पसंद है क्या? मौसी की अनुभवी आंखों ने प्रकाश के चेहरे में कुछ खोजते हुए पूछा। नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रकाश ने बताया। फिर ठीक है, अब तू मुझे ये बता कि तू कैसी लड़की चाहता है, मौसी ने पूछा। मौसी, मुझे भाभी जैसी लड़की तो बिल्कुल नहीं चाहिए, कहकर वे सब कड़वी यादें उसके सामने चलचित्र से चलने लगी जो उसकी इस सोच का आधार थी। उसके चेहरे पर एक दर्द उभर आया और उसकी माँ का असहाय सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। बात प्रकाश के भाई की शादी के समय की थी। उसकी नई नवेली
कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी भाभी अपनी शादी के अगले दिन स्किन टाइट जींस टॉप में आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। तभी माँ ने आकर कहा, बहू, मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आई है, तू कोई भारी सी साड़ी पहनकर आ जाओ। वो क्यों? भाभी ने ऐतराज करते हुए पूछा था। बेटा, यह गांव देहात है, यहाँ औरतें बातें बनाने लगती है। हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? फिर कल तुम अपने पति के साथ शहर चली जाओगी, वहाँ जो मन हो सो पहनियो। माँ ने समझाया, लेकिन मैंने अभी तो कपड़े बदले हैं, वैसे भी मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। भाभी लापरवाही से बोली। कोई बात नहीं बेटा, मैं पहना दूंगी। फिर बहू का उखड़ा हुआ मूड देखकर माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम इन्हीं कपड़ों पर कोई भारी दुपट्टा पहनकर बैठक में आ जाओ। पर माँ, जींस पर भारी दुपट्टा कैसे? भाभी तुनक कर बोली। अरे बेटा, गांव देहात के लोगों को क्या पता? माँ ने बात संभाली। फिर भाभी का पैर पटकते हुए बैठक में जाना और माँ का भूस पर लिपने की कोशिश करते हुए हे करके भाभी की तबीयत खराब का झूठ बहाना बनाना। औरतों की कानाफूसी के बीच माँ के चेहरे पर आते जाते अपमान के भावों ने प्रकाश को सब बता दिया। क्या हो जाता अगर भाभी एक बार माँ का कहना मान लेती? उन्हें सबके सामने यूं नीचा दिखाना क्या जरूरी था? प्रकाश ने सोचा। फिर पिछले 4 सालों में इस तरह के अनगिनत किस्से उसकी आंखों के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग से घूम गए। जब भी भाभी गांव आती, हर बार घर की शांति की खातिर माँ अपना सा मुंह सील लेती और चेहरा पर एक मुस्कान चिपका लेती और भाई सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर देता। यह सब प्रकाश को बहुत अखरता, लेकिन बड़े भाई से इस बारे में कुछ भी कहने या पूछने की इजाज़त उसके संस्कार उसे नहीं देते थे। घर का छोटा बेटा होने के कारण प्रकाश हमेशा से माँ के बहुत करीब रहा है और माँ की हर कही अनकही बात वह उनके चेहरे को देखकर ही समझ जाता है। कोई माँ का दिल दुखाए उसे बर्दाश्त नहीं होता। इन्हीं सब घटनाओं ने उसके दिल में कही ये बीज बहुत गहरे बो दिए कि वह माँ को ऐसी बहू ला कर देगा जो माँ को मान सम्मान दे और माँ की बहू नहीं बेटी बनकर रहे। तभी मौसी ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा, कहाँ खो गया बेटा? कहीं नहीं मौसी। हाँ, क्या पूछ रही थी आप? प्रकाश जैसे नींद से जागा। मैं पूछ रही थी कि तुम्हें कैसी लड़की नहीं चाहिए, ये मत बता, ये बता कैसी लड़की चाहिए। मौसी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मुझे तो बस सीधी सादी और भोली भाली लड़की चाहिए। वह चाहे ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, चाहे उसे दुनियादारी की ज़्यादा समझ भी ना हो, लेकिन मेरी माँ को अपनी माँ समझकर उसे आदर मान दे। भाभी का माँ के साथ व्यवहार मुझे बहुत दुख देता है और मैं यह कहानी दोहराना नहीं चाहता। प्रकाश ने अपना दिल खोलकर मौसी के सामने रख दिया। तो क्या तू उस लड़की के माँ बाप को अपने माँ पिताजी जैसा मान सम्मान दे पाएगा? मौसी ने प्रकाश को आईना दिखाया। मैं वादा तो नहीं कर सकता मौसी, लेकिन उसके परिवार को अपनाने की दिल से कोशिश करूँगा और इसी कोशिश की उम्मीद उससे भी करूँगा, प्रकाश ने कहा। लेकिन तू तो IIT में पढ़ा है, तो फिर कम पढ़ी लिखी लड़की से कैसे शादी कर लेगा? मौसी ने अपनी आशंका के बहाने उसका मन टटोला। मेरी माँ भी तो कम पढ़ी लिखी है मौसी। भला प्यार की भाषा को जानने समझने के लिए कितनी डिग्रियों की ज़रूरत होती है, उसके लिए तो 2.5 आखर ही काफ़ी होते हैं। प्रकाश की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। और लड़की अगर गांव की हो तो? मौसी हौले से बोली। ये शब्द जैसे मौसी के मुंह से अनजाने में ही निकल गए और मौसी की आंखों के सामने पुष्पा की मनमोहिनी छवि डोलने लगी। पुष्पा मौसी के पड़ोसी की बेटी जरूर थी, लेकिन वह मौसी के आंगन में ही खेलकर बड़ी हुई थी। उसका मौसी से लगाव अपनी माँ से कम नहीं था। वह अभी 17 साल की थी और 12वीं में पढ़ती थी, लेकिन घर गृहस्थी के छोटे मोटे कामों के साथ साथ मौसी को रामायण पढ़कर सुनाना, उनके बालों में तेल लगाना उसके पसंदीदा कामों में से थे। उसका सांवला सलोना रूप और भोली सी मुस्कान उसे दूसरों से भिन्न बनाती थी।
बुजुर्गों का मान सम्मान करना तो मौसी ने उसे घुट्टी में पिलाया था। मौसी, अब आप कहीं खो गई लगता है। प्रकाश की आवाज़ से मौसी जैसे सोते से जागी। हाँ, क्या कह रही थी मैं? मौसी की तंद्रा टूटी। किसी गांव की गोरी का जिक्र कर रही थी आप फिलहाल तो। प्रकाश ने मौसी को छेड़ते हुए कहा। आप क्या मुझे कोई लड़की दिखाने वाली हो? दिखाने वाली नहीं, जीवन भर के लिए बंधन में बंधवाने वाली हूँ। अब मौसी ने चुटकी ली, फिर जरा संजीदगी से बोली। मेरे पड़ोस में एक लड़की है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 12वीं में पढ़ती है, लेकिन बिल्कुल वैसी है जैसी तुझे चाहिए। क्या वह लड़की मेरी माँ का इज्जत करेगी, उनको मान सम्मान देगी? प्रकाश ने पूछा। बिल्कुल करेगी, आखिर मेरी परवरिश पाई है उसने, मौसी सीना ठोक कर गर्व से बोली। और उसके माता पिता मान जाएंगे इतनी जल्दी शादी के लिए? मेरा मतलब वह अभी बहुत छोटी है ना। प्रकाश ने अपनी शंका जाहिर की। अरे बेटा, तू मेरा भांजा है, उनकी हाँ के लिए ये कारण बहुत है, वो तो खुशी से मान जाएंगे। वैसे भी गांव में लड़कियों की शादी इसी उम्र में होते हैं। गौना साल भर बाद करवा लियो, जब तुझे नौकरी मिल जाएगी और उसकी 12वीं भी हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू एक बार मिल ले उससे। पुष्पा नाम है उसका, मौसी ने बताया। नहीं मौसी, आपको पसंद है और माँ को मान सम्मान देगी तो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस शादी जल्दी करनी होगी, क्योंकि मैं भाई की साली से शादी का विकल्प जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहता हूँ। प्रकाश ने संजीदगी से कहा। अपने ख्यालों में खोई पुष्पा अपने बीते हुए कल को निहार रही थी कि सारिका ने उसे कंधे पकड़कर जोर से हिलाया। कहाँ खो गई हमारी गांव की गोरी? बस जरा अपने गांव का भ्रमण पर निकली थी, पुष्पा हंसते हुए बोली। और बस इस तरह प्रकाश की माँ की मौन स्वीकृति के साथ हमारी शादी बहुत ही सादगी से मेरे परिवार और प्रकाश की मौसी के मौजूदगी में हो गई। एक दिन पुष्पा और सारिका शाम की सैर पर निकली। पुष्पा का उतरा हुआ चेहरा देखकर सारिका ने पूछा, तुझे क्या हुआ? कुछ खास नहीं यार, आज माँ का फ़ोन आया था, पुष्पा ने चिंता में डूबे हुए बताया। तो सारिका ने पूछा, तो वे मेरी बहन सपना की शादी को लेकर परेशान है। पुष्पा ने अपनी आदत के अनुसार बात को पूछ की तरफ से शुरू किया। हाँ, लेकिन वो तो पीएचडी कर रही है ना, है भी कितनी सुंदर, भला उसकी शादी की क्या प्रॉब्लम? सारिका ने हैरत से पूछा। होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वह मुझसे तुलना करती है, कहती है कि दीदी तो सिर्फ 11वीं पास थी, फिर भी उसे इतना अच्छा लड़का मिल गया। दीदी के पास इतना बड़ा घर, बड़ी सी गाड़ी, बैंक बैलेंस, सभी कुछ है, तो मैं तो उससे बेहतर दूल्हा डिजर्व करती हूँ, पुष्पा ने खुलासा किया। ओह, तो ये बात है। तो अब? सारिका ने पूछा। अब क्या? जब से उसकी बैचलर हुई है तब से माँ पिताजी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह हर रिश्ते में हमारी जैसी संपन्नता, प्रकाश जैसा लड़का और घर परिवार ढूंढती है। पुष्पा ने समस्या की असली वजह बताई। हाँ, अब प्रकाश भैया जैसा भला इंसान और इतना बुलंद कैरियर तो हर किसी का नहीं हो सकता, सारिका ने कहा। फिर तेरी तो सासू माँ भी माँ से बढ़कर है। वही तो, बस इसी कारण से उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और लड़का मिलना और भी मुश्किल होता जा रहा है। पुष्पा चिंता में डूबी थी। मेरी माँ कहती है कि जिसको ऊपर वाले ने खास तौर से नवाजा हो उससे कैसी तुलना, सारिका ने कहा। यही तो नहीं समझती वाह। अब यह तो मेरी किस्मत थी कि प्रकाश मुझे मिले और उनकी वजह से ये ऐसो आराम की जिंदगी मिली। अब उसकी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, पुष्पा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। हाँ, वैसे भी तैरती हुई कश्ती तो सबको दिखाई देती है, लेकिन उससे होड़ और इश्रिया करते करते कितनी कश्तियां डूबी यह कोई नहीं देख पाता। तैरती कश्ती का प्रतिबिंब यही तो कहता है, सारिका ने गंभीरता से कहा। सही कहा तूने, और मैं यह प्रतिबिंब अपनी बहन के नसीब में नहीं देखना चाहती, खासकर अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। पुष्पक का असली डर उसकी जबान पर आ ही गया,
पर तू कर भी क्या सकती है? सारिका ने पूछा। हाँ, कर तो कुछ नहीं सकती। अब अपनी खुशकिस्मती को भला कोई कैसे लौटा सकता है? पुष्पा की व्यवस्था भी कैसी अजीब है। अपनी छोटी बहन को वह समझाए भी तो क्या और कैसे? किस्मत ने जो नियामत उसे बख्शी है उसका कारण भी भला क्या बताए? सारिका शहर से वापस तो आ गई, लेकिन इसी गुत्थी में उलझी रही। क्या पुष्पा की बहन की उम्मीदें गलत है या कैसी बैलेंस शीट है ऊपर वाले की? किसी के अकाउंट में क्रेडिट ही क्रेडिट तो किसी के अकाउंट में डेबिट ही डेबिट। किसी को बिना मेहनत सब मिलता है तो किसी को घिस घिस कर भी नहीं मिलता। लेकिन फिर सोचा कि पिछले जन्म से कोई इतना क्रेडिट या डेबिट लेकर आया है, वही तो नहीं बैलेंस शीट का आधार बनेगा। शायद यही फर्क है पुष्पा और उसकी बहन सपना की किस्मत की बैलेंस शीट में, जो सभी समानताओं के बावजूद अपनी जगह अटल है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।